हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्य पुस्तक भारतीय समाज। देखिए, आपका यहां पर अध्याय दूसरा चल रहा था, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो आज हम यहां पर इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, हमने पार्ट 1 में जननांकी संक्रमण का सिद्धांत वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ पर अब देखेंगे भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना के बारे में जानेंगे। यानी कि हमने पिछले वाले जो पार्ट में हमने पूरी तरह से जनसंख्या की गणना कैसे करते हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण, जननांकी संक्रमण का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, वो सब वहां पर देख लिया था। समृद्धि दर क्या होती है जनसंख्या की, वो सब चीजें वहां पर देख ली थी। तो आज हम यहाँ पर अब देखेंगे कि भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना कैसी है। देखिए, अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या बहुत जवान है, यानी अधिकांश भारतीय जो है आपके यहाँ युवावस्था में है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ की जो आयु का औसत भी है, ये अधिकांश अन्य देशों की तुलना में कम है, क्योंकि बात यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा युवावस्था में हैं। अगर हम संपूर्ण जनसंख्या की बात करें तो देश की संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनका हिस्सा यानी कि जो 1971 में 42% था, अब ये घटकर कितना रह गया है, 2001 में 35% के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं बात करें इसमें 15 से 60 वर्ष की जो आयु वर्ग का हिस्सा था वो 53% से बढ़कर अब 59% हो गया है। यानी कि 15 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग थे 1971 में, उनकी संख्या कितनी थी जनसंख्या में, 53% थी। अब कितनी रह गई, अब कितनी हो गई है, 2001 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 59% हो गई है यहाँ। और अगर हम यहाँ पर ये देखें कि 60 वर्ष से ऊपर वाले आयु वर्ग का हिस्सा वो एक बहुत छोटा हिस्सा है, यानी कि मुश्किल से 5 से लेकर 7% लोग ही जो है 60 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले हैं। यहाँ पर देखिए, किसी देश के लिए ये समझा जाता है, ये माना जाता है कि जितनी ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या होगी उतना ही वो देश तरक्की करेगा। यानी कि जो पराश्रतिता अनुपात है, पराश्रत का मतलब क्या है कि ऐसी जनसंख्या जो कि अपना काम करने में सक्षम नहीं है, यानी किसी दूसरी जनसंख्या पर डिपेंड है। जैसे हमने देखा है कि जो कार्यशील प्राणी माना जाता है वो 14 से लेकर 64 साल तक की उम्र का माना जाता है। यानी हमने ये माना जाता है यहाँ पर कि इस आयु वर्ग के लोग जो है किसी न किसी कार्य में संलग्न रहते हैं और अपना जो खुद गुजारा चलाने में सक्षम है। इससे पहले का जनसंख्या वर्ग यानी 0 से लेकर 14 के बीच वाला और 64 से ऊपर वाला, ये ऐसा माना जाता है ये डिपेंड है। यानी डिपेंड का मतलब क्या है कि किसी इस वाले वर्ग पर ये डिपेंड है, क्योंकि ये अपनी ज़रूरतें वगैरह हैं, अपनी आर्थिक ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर किसी भी देश के लिए, किसी देश की उन्नति के लिए ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज़्यादा इसके पास कार्यशील जनसंख्या होगी उतना ही देश तरक्की कर पाएगा, ये माना जाता है। और जितना यहाँ पर ये डिपेंड वाली जनसंख्या कम होगी वो देश उतना ही ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर नीचे कुछ टेबल्स दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर नीचे एक सारणी 2 में दिखाया गया है कि 0 से लेकर 14 आयु वर्ग का जो हिस्सा है ये लगभग 11% घट गया है हमारे यहाँ। यानी कि लगभग 2001 में 34% आपको देखने को मिलेगा, अब ये यहाँ पर घटकर 11% रह गया है। 2026 में जो घटकर ये 23% रह जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ और कम रह जाएगा। 0 से लेकर 14 साल की आयु वर्ग का हिस्सा ये और कम रह जाएगा। जबकि हमारे यहाँ 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में अगर लगभग देखें तो ये 5% की वृद्धि होगी आने वाले सालों में। 2001 में 7%, 2026 में बढ़कर 12% हो जाएगा। जैसा कि हमने प्रीवियस अध्याय में भी आपको चर्चा की थी कि जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं, यानी जनसांख्यिकीय आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं प्रेडिक्शन भी कर पाते हैं, यानी भविष्य में अनुमान भी लगा पाते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या में आयु वर्ग में क्या क्या परिवर्तन आएगा, वो भी हम यहाँ पे बता पाएंगे। तो यहाँ पर वही है, यानी कुछ प्रीवियस डेटा का एनालिसिस किया गया है, उसके आधार पर फ्यूचर की प्रेडिक्शन की गई है। जैसे 1961 में 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग कितना था जनसंख्या में, 41% हिस्सा था। 15 से 59 वालों का हिस्सा कितना था, 53% था। 60 वर्ष से अधिक वाले 6% लोग थे। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 100% जनसंख्या हो गई। 2011 की बात कर लेते हैं अब। यहाँ पर 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग कितना रह गया, 29% रह गया। 15 से 59 वर्ष वाला 63% रह गया। 60 वर्ष से अधिक 8% रह गया और अब 100% बन गया। 0 से 14 वर्ष की बात करें तो यहाँ पर और कम हो जाएगा। यहाँ पर 2026 तक आते आते ये एक अनुमान है, यहाँ पे माना जा रहा है कि अब यहाँ पे 23% रह जाएगा। बल्कि हमारे यहाँ पर जो कार्यशील वर्ग है इसकी जो संख्या बढ़ जाएगी वो 64% हो जाएगी। वहीं जो डिपेंड वाली जनसंख्या है, यानी पराश्रितता अनुपात जो है वो हमारे यहाँ बढ़ जाएगी, यानी कि 60 वर्ष से अधिक वाली लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी लगभग 12% हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये हमें ये जो आंकड़ा है 2026 वाला है, यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि जो प्रजनन दर है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। यानी जन्म दर यहाँ पर निम्न हो गई है, इस वजह से इस आयु वर्ग में वृद्धि
नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। यानी ये बात तो आपके कॉमन सेंस लगा के भी आपको समझ में आ जाएगी कि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर में वृद्धि कहीं ना कहीं कम हो गई है। लोगों ने अपनी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पैदा करना अब कम कर दिया है। यानी पहले वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, अब नहीं, बहुत सीमित बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपना लिया है, इस वजह से यहाँ कमी देखी गई है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ पिरामिड हैं। तो ये पिरामिड जो आप अगर जनसंख्या पढ़ेंगे तो आप इन पिरामिडों का यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। ये यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप जो ब्लू वाली साइड देखेंगे ये आपके जेंट्स की है, और यहाँ पर जो आपकी डार्क ब्राउन में है ये स्त्रियों की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आयु यानी जनसंख्या का प्रतिशत बताया गया कितने प्रतिशत है। पुरुषों में 0 से लेकर 4 वर्ष तक, महिला और पुरुष यानी जो बालक बालिका अनुपात है वो बताया गया कितना है। तो आप देख पा रहे हैं 14% बालक हैं, 14% लगभग बालिका हैं, औसत रूप से 14% निकल कर आ रहा है। तो आप यहाँ पर निचले लेवल पर ये देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पर जन्म दर बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि यहाँ पर निचले स्तर पर आपको देखने को मिल रहा है कि जन्म दर बहुत ज़्यादा उच्च है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी कि 80 साल से ऊपर पहुँचते जाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत छोटा पिरामिड हो गया, बहुत संकरा होता चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग मृत्यु दर यहाँ पर बढ़ती जा रही है और लोग मृत्यु के ग्रास में समाते जा रहे हैं। इस वजह से जो ऊपरी स्तर है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ऊपरी स्तर वाले लोग ज़्यादा लंबे समय तक दीर्घ काल तक जीवित नहीं रह पा रहे हैं, यानी कि वो खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे करके ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ पर संकरा हो गया है। ये 1961 का पिरामिड दिखाया गया है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1981 की बात करें तो 1981 में हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जन्म दर में थोड़ी सी कमी आई है। जन्म दर वाले हिस्से में थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि हमने तमाम जो नीतियां थी पॉपुलेशन से रिलेटेड जो नीतियां हमने चलाई थी, तो उससे हमने थोड़ी सी जन्म दर कम करने में हम यहाँ पर सक्षम हो पाए हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से पिरामिड 1981 का भी देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2011 का पिरामिड, 2011 वाला पिरामिड भी लगभग 1981 की तरह ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर आप सेम पिरामिड है। ये 2001 का पिरामिड है, सॉरी 11 का मैं बोल गया, ये 1 का पिरामिड है, 2011 का नहीं है, 1 का पिरामिड है। हाँ, हालांकि यहाँ पर 2026 का जो पिरामिड जिसकी अपेक्षा की जा रही, अनुमान लगाया गया है, वो पिरामिड कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निचले स्तर पर यहाँ पर जन्म दर अब आपकी निम्न रह गई है, यानी जन्म दर अब बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ अपेक्षा ये की जा रही है कि जो आपकी सरकार तमाम जो नीतियां लेकर आ रही है, तमाम जो जनसंख्या को रोकने के लिए कार्यक्रम चला रही है, लोगों में एक चेतना की जागृति हो रही है कि भाई परिवार अगर सीमित रहेगा तो हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में बेटर उपबंध कर पाएंगे, अच्छे से साधन उनके लिए जुटा पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जन्म दर में यानी प्रजनन दर में कमी आई है। तो हमें निचले स्तर पर आप देखेंगे उच्च जन्म दर देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जन्म दर रुक गई है। और आप ऊपर के स्तर तक जैसे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाले जो पिरामिड का हिस्सा है वो चौड़ा हो गया है। चौड़ा होने का मतलब क्या है कि अब स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह बेहतर हो गई हैं और लोग जो है दीर्घ काल तक अब जीवित रह पा रहे हैं। तो इस वजह से ऊपरी हिस्से में आपको यहाँ पर चौड़ाई देखने को मिलेगी, यानी ऊपर की अपेक्षा ये वाला हिस्सा अब यहाँ पर चौड़ा हो गया है। ये अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ 2001 में बहुत ज़्यादा संकरा है, क्योंकि ऊपर लोग ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पा रहे हैं, जबकि अब 2026 में ये स्थिति है कि लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पाकर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा जिंदा रह पा रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पिरामिड में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ये आपके जो पिरामिड हैं, इन पिरामिडों के जो अनुमान बताए गए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 2026 वाला पिरामिड है आपका, यानी कि जो चौड़ा पिरामिड 2026 वाला है। तो ये अनुमानित स्थिति का द्योतक है, यानी कि जैसा कि मैं आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पर जो डेमोग्राफी है, यानी जब जनसंख्या के आंकड़े निकाले जाते हैं तो वहाँ पर हम प्रीवियस आंकड़ों के आधार पर भविष्य में क्या होगा वो प्रिडिक्ट करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। तो अनुमानित आंकड़े हैं ये, हमारे जो जनसंख्याविद वगैरह हैं वो आकलन यही कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और लगभग आंकड़े जो है समतुल्य ही रहते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, वो ऐसे देख के बता देते हैं। तो 2026 वाला जो पिरामिड है ये संबंधित आयु समूहों के अनुमानित भावी आकार को दर्शाता है, जो प्रत्येक आयु समूह की पुरानी समृद्धि दरों के आंकड़ों पर आधारित है। और पुराने आंकड़ों पर आधारित होने की वजह से हम क्या कहते हैं, इन अनुमानों को प्रक्षेप भी कहा जाता है, इन अनुमानों को प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो पिरामिड में जैसा कि मैंने आपको ऊपर दर्शाने की कोशिश भी की थी, दिखाया भी था कि यहाँ पर पिरामिड में आपको 2026 वाले में जो जन्म दर है यहाँ पे क्रमिक गिरावट देखने को मिलेगी और आयु संभाव्यता है इसमें बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी होने का रीजन भी मैंने बताया है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच जन जन तक हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेटर हो जाएंगी, तो लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा जीवन प्रत्याशा उनकी होगी, लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आधिकारिक रूप से ऊपर जाएंगे तो वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाली पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है लगभग चौड़ा होता चला गया है और नीचे जन्म दर वाला हिस्सा जो है लगभग सकरा होता चला गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि 1961 से 81 के बीच जो पिरामिड के सबसे निचले खंड हैं
इसमें अधिक परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिला है। यानी 1961 और 81 के जो आपने पिरामिड देखे हैं उनमें आपको ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। यानी कि 61 ये 81 का पिरामिड है, ये एजिटेज है, और ये आपका 61 का पिरामिड है। ये लगभग इनमें सेम टू सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में आप देखेंगे जनसंख्या की जो जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा उच्च है, और वहीं जो आपकी वृद्ध जनसंख्या है यानी बूढ़ी जनसंख्या है वो बहुत कम है। यहाँ पर 1961 वाले में भी यही देख पा रहे हैं आप, और 81 वाले में भी यही देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। यहाँ पर आप बताया गया कि पिरामिड का जो बीच का हिस्सा है लगभग बराबर चौड़ा है 1961 और 81 दोनों का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ये इससे बीच वाले आयु समूह के एक उभार बन जाता है। और 2026 का जो पिरामिड है यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति देखने को मिल रही है। जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब होता है कि पहले ही मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ जो कार्यशील जनसंख्या है वो अब ज़्यादा है। 2026 के पिरामिड में आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो डिपेंड लोग हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि निचले स्तरों पर 0 से 14 साल तक की जो आयु वर्ग होता है वो तो लगभग पूरी तरह से डिपेंड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निचले स्तरों पर ये जब इनकी संख्या कम हो गई है, इनकी जन्म दर कम हो गई, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कम हो गई है, यानी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत औसत यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे यहाँ आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस स्थिति को जननांकीय लाभांश की स्थिति कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के लिए ये जनसांख्यिकीय लाभांश वाली स्थिति जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये यहाँ पर बात कही गई है। आगे देखेंगे यहाँ पर, अब जैसे हमारे यहाँ कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि हमारे देश में प्रजनन दर यानी जो बच्चा पैदा होने की जो दर है, प्रजनन दर जिसे हम बोलते हैं, ये अलग अलग है, और इसी हिसाब से यहाँ पर आयु संरचना में भी आपको क्षेत्रीय अंतर देखने को मिलेंगे। जैसे केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर आयु संरचना के मामले में ये लगभग विकसित देशों की स्थिति को प्राप्त करने लगा है। यानी कि केरल की जो आयु संरचना है यहाँ पर वो लगभग डेवलप्ड कंट्री की जैसी आयु संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार की आपको यहाँ पर आयु संरचना केरल में देखने को मिलेगी। वहीं यूपी की स्थिति बिल्कुल डामाडोल है, समझ रहे होंगे आप, नहीं बिल्कुल भिन्न है। यहाँ अपेक्षाकृत छोटे आयु समूहों में जनसंख्या अनुपात काफ़ी अधिक है, यानी कि यहाँ आज भी जन्म दर बहुत ज़्यादा उच्च बनी हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे वृद्धजनों का अनुपात यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यूपी की, बेटर फैसिलिटी मिल नहीं पा रही हैं, उसकी वजह से आप देखेंगे निचले स्तरों पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और अभी भी आप यूपी की अगर तुलना करें, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप इंडेक्स वगैरह जारी होते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, तो आपने देखा होगा यूपी जो है ऊपर से टॉप नहीं करता है, यूपी नीचे से टॉप करता है। रीजन ये है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं वगैरह की पहुँच जो है वो सब तक नहीं हो पा रही है। जो भी बुनियादी सेवाएं चाहिए लोगों के लिए वो उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है भी तो लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर दिक्कत ये ऐसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं केरल और यूपी की स्थिति में बहुत अंतर है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का पिरामिड आप देख रहे हैं 2026 का कैसा पिरामिड रहेगा, हालांकि बताया है कि यहाँ पर निचले स्तरों पर कहीं ना कहीं जन्म दर कम देखी गई है। अब यहाँ पर इसके नीचे केरल का है, केरल का एकदम आप देख पा रहे हैं एकदम यानी एकदम सकरा हो गया है, चौड़ा सा हो गया है पिरामिड, यानी कि यहाँ पर जन्म दर बिल्कुल कम हो गई है, बिल्कुल विकसित देशों जैसी जन्म दर यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं ऊपर 80 साल से ऊपर वाली संख्या है, जनसंख्या है वृद्धजनों की, वो लगातार बढ़ गई है, जबकि हमारे यहाँ पर 80 से ऊपर वालों की संख्या बढ़ी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है हमें। तो ये चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हैं पिरामिड के जरिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आयु संरचना में अपेक्षाकृत छोटी आयु के वर्गों की ओर जो झुकाव पाया जाता है उसे भारत के लिए लाभकारी माना जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि छोटी आयु संरचना जैसे ग्रो करेगी तो वैसे वैसे क्या है ये कार्यशील जनसंख्या में बहुत जल्दी तब्दील हो जाएगी, और ऐसे करके माना यह जाता है कि भारत को भी यहाँ पर जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यह लाभांश इस तथ्य के कारण मिल रहा है कि कार्यशील लोगों की वर्तमान पीढ़ी अपेक्षाकृत बड़ी है एवं उसे वृद्ध लोगों की अपेक्षाकृत छोटी पीढ़ी का भरण पोषण करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि अभी हमारे सामने जिन बच्चों को हम लालन पालन कर रहे हैं ये बहुत जल्द हमारे लिए कार्यशील जनसंख्या बनने वाली है, और कार्यशील जनसंख्या जब हमारे यहाँ बन जाएगी तो क्या होगा, इसकी संख्या ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होगी और इकोनॉमी हमारी ज़्यादा डेवलप करेगी, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न है, पूछा गया है, चिंतन करने वाली बात है, क्या बदलती हुई आयु संरचना भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान कर रही है? यानी यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या वास्तव में जो आप कह रहे हैं जनसांख्यिकीय लाभांश वाली स्थिति कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्या ये वास्तव में सही भी है? ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें भी वर्तमान में, तो भारत इस समय सबसे युवा देशों में से एक है, यानी यहाँ पर युवाओं की संख्या अच्छी खासी है। यानी कि हमारी जो टोटल जनसंख्या है उसमें लगभग 1/3 आपके यहाँ युवा हैं। यानी वर्ष 2000 में अगर एक सर्वे किया गया, इसमें भारत की जनसंख्या का 1/3 भाग जो है वो 15 वर्ष की आयु से नीचे था। यानी ये माना गया है कि ये सब जल्दी से जल्दी युवा बनने वाले हैं, और इनकी संख्या आप देख पा रहे हैं 1/3 है, यानी 1/3 है।
वर्ष 2020 में अगर आप देखें तो भारतीयों की औसत उम्र 29 साल होगी। यानी कि ये जो आयु वर्ग है, अभी जो 0 से 15 साल के बीच वाला आयु वर्ग है, ये जब युवा बनेगा तो इसकी औसत आयु जो होगी वो लगभग 29 साल होगी। जबकि चाइना, यूएसए, इनमें औसत आयु जो है 37, 45, ठीक है। यूरोप में, जापान 48 होगी। क्यों? यहाँ पर इसलिए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर यह जन्म दर क्या है, बहुत ज़्यादा न्यून है, जबकि हमारे यहाँ जन्म दर जो है अच्छी खासी है। और हमारे यहाँ जन्म दर अच्छी खासी होने की वजह से हमारी जो जनसंख्या है मतलब 1/3 है जन्म दर इतनी ज़्यादा होने की वजह से, तो ये बहुत जल्द हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या बन जाएगी। इसकी अगर औसत हम उम्र निकालेंगे तो 29 साल होगी। जबकि यहाँ पर क्या है, इन देशों में, विकसित देशों में क्या है, जन्म दर उच्च है नहीं, और जो जनसंख्या है भी, यानी निचले पायदान पर जो जनसंख्या मौजूद है वो इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो कार्यशील जनसंख्या बन सके। तो इस वजह से यहाँ पर इन्हें ऊपर तक के लोगों को जोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो औसत उम्र निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल कर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो जनसांख्यिकी लाभांश है, जननांकी मैं बोल रहा हूँ, जनसांख्यिकी लाभांश है, ये कैसे प्राप्त होता है बताया गया है। जनसांख्यिकी लाभांश जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील यानी कि कमाने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप ये प्राप्त होता है। और कार्यशील जनसंख्या की जो मोटे तौर पर आयु मानी जाती है वो 15 से लेकर 64 वर्ष तक इसकी आयु होती है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कार्यशील जो आयु वर्ग है ये स्वयं अपना भरण पोषण तो करता ही है, साथ ही साथ ये अपने आयु वर्ग के बाहर के जो हैं, यानी इनके परिवार में जो भी बच्चे वृद्ध हैं, इनका भी सहारा देता है, इनको भी सहारा देता है, क्योंकि ये स्वयं काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पराश्रित हैं ये लोग, तो इनको भी ये कार्यशील आयु वर्ग जो है सहारा देता है। तो इसलिए कार्यशील आयु वर्ग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि भाई जिस देश के पास युवा सबसे ज़्यादा होंगे, जिस देश के पास जो कार्यशील जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, वो देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन ये संभव कैसे है? ये संभव तभी है जब रोजगार सभी स्तरों पर उपलब्ध हो। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ युवा तो हैं, 1/3 जो है, हम ये कह रहे हैं भाई बहुत जल्दी हमारे यहाँ युवा तैयार होने वाले हैं। अब युवा तैयार होने से क्या मतलब है? जब युवाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा, युवाओं को काम करने के लिए रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो ऐसी युवा जनसंख्या का क्या फायदा? यानी कहीं ना कहीं वो बोझ ही तो बन जाएगी। तो यहाँ तभी हम समृद्धि में इसे तब्दील कर पाएंगे जब इसको हम सभी स्तरों पर रोजगार उपलब्ध करवा पाएंगे। यानी कि यदि श्रमिक बल में शामिल नए लोग जो हैं ये शिक्षित नहीं होंगे तो उनकी उत्पादकता नीची रहेगी। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये लोग अगर एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, नई नई स्किल्स नहीं सीख पाएंगे, तो भी यहाँ पर उत्पादकता नीची रहेगी। और अगर बेरोजगार भी रहते हैं तो भी वे बिल्कुल नहीं कमा सकेंगे। और ऐसे करके आप कहीं ना कहीं अगर ये बिल्कुल नहीं कमाएंगे तो पराश्रित वाली श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। और यही हमारे भारत में देखने को मिल रहा है, लगातार बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि घर में एक कमाने वाला है और घर में 4 लोग बैठ के खाने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो एक व्यक्ति कमा रहा है तो इसका जो जितनी सैलरी है वो सब इन लोगों के खर्चे के लिए ही चली जा रही है। तो ऐसे में बचत क्या होगी? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो काम करने वाली जनसंख्या है वो रोजगार के अभाव में कहीं ना कहीं पराश्रित वाली श्रेणी में पहुंच गई है। तो ये हमारे लिए समृद्धि का सूचक नहीं है, ये हमारे देश को आगे नहीं ले जाएगा। हमारा देश आगे तभी जा पाएगा जब इन सभी के लिए रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, इन सब के लिए रोजगार के साधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे। अतः इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आयु संरचना में परिवर्तन आने से लाभ प्राप्त हो सकेंगे जब तक कि योजनाबद्ध विकास के जरिए उनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाए। ये हकीकत बात है। जब तक आप इसके लिए योजनाबद्ध विकास का पूरा मॉडल नहीं बनाएंगे कि भाई इस विशाल जनसंख्या को, हमें विशाल युवा जनसंख्या को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए कैसे हमें नियोजन के अवसर तैयार करने हैं, आप एक प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और इसका अगर कुछ भी नहीं होगा तो देश की आर्थिक समृद्धि का जो आप सपना देख रहे हैं वो वास्तव में फिर मुंगेरी लाल का सपना हो जाएगा। यानी आपको जरूरी ये है कि भारतीय युवाओं की उपेक्षा नहीं की जाए, बल्कि उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाए। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों कुछ देश जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा उठा सकते हैं जबकि कुछ और देश ऐसा नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो देश अपनी युवा जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवा पाते हैं वो लोग बहुत जल्दी जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा उठा लेते हैं। और जिन देशों में बुनियादी आधार नहीं होते हैं या जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के साधन नहीं होते हैं, वो देश लगातार पिछड़ते चले जाते हैं। वो बात यहाँ पर बताई गई है। अगर हम भारत की बात करें, अब यहाँ पर भारत का अध्ययन किया गया है। निसंदेह भारत के सम्मुख जनसांख्यिकी लाभांश का अवसर खुला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे यहाँ कुल पराश्रितता अनुपात था 1970-79 में, यानी 1970 में 79 था, 2005 में गिरकर जो है 64 आ गया है। पराश्रित का मतलब क्या है कि जो 0 से 14 वाले बच्चे हैं और 60 से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उनको मिलाकर जो बताया गया है कि ये इतना है।
इस बात की पूरी संभावना है कि यह प्रक्रिया इस शताब्दी में आगे भी जारी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो आयु आधारित परासितता है, अनुपात है, 2025 तक हमने ये अनुमान लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जन्म दर है वो उस समय हमने अनुमान नहीं लगाया। जब जन्म दर में हम तमाम तरह की योजनाएं चलाएंगे, तो लोगों को समझाएंगे, तो जन्म दर में कमी आएगी। तो ऐसे करके हमें देखने को मिलेगा कि परासितता अनुपात हमारे यहाँ कम हो जाएगा, लगभग 48 तक आ जाएगा, क्योंकि जनसंख्या में बच्चों का अनुपात आगे भी गिरता जाएगा, क्योंकि जनसंख्या जन्म दर जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे अनुपात ये गिरता जाएगा। हालांकि ये बताया गया है कि 2050 में एक बार फिर स्थिति ऐसी बनेगी कि परासितता अनुपात जो 50% के लगभग पहुंच जाएगा। आपके जो NSSU के जो आंकड़े हैं, यानी राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े हैं, तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय जनगणना, यानी कि जो इनके आंकड़े हैं और भारतीय जनगणना 2000 आंकड़े के जो बता रहे हैं, इन दोनों के आंकड़े, यानी एक तो NSSO के आंकड़े हैं, राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े हैं 99-2000 के, आपकी जनगणना के आंकड़े सन 2001 के हैं, इनसे भी पता चल रहा है। इनसे ये पता चलता है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के इलाकों में रोजगार पैदा करने के साथ में एकदम भारी गिरावट देखी जाएगी। ये भी बताया गया है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। खास करके आप यहाँ पर देखेंगे जो 15 से लेकर 30 वर्ष के आयु वर्ग में रोजगार वृद्धि की दर 1987 से 94 के बीच की जो अवधि में आप देखेंगे, ग्रामीण और नगरीय इलाके दोनों मिलाकर देखें, इनमें जो वृद्धि दर बताई गई है 15 से 30 वर्ष की जो आयु वर्ग के रोजगार वृद्धि बताई गई है, ग्रामीण और नगरीय को मिलाकर बताई गई है 2.4% प्रतिवर्ष थी उस समय 87 से 94 के बीच। और ये 94 से 2000 के दौरान ग्रामीण पुरुषों के लिए घटकर कितनी रह गई है, 2.4 में से 0.7% यहाँ से इसमें घट गई है ग्रामीण स्तरों के लिए। वहीं नगरीय पुरुषों के लिए जो रोजगार वृद्धि दर है वो 0.3% की गिरावट आई है, यानी कि 2.1 रह गई है नगरीय के लिए। और जहाँ पर अगर आप इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आप ये आंकड़ा पाएंगे, यहाँ पर 1.7 के करीब निकल कर आएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कितनी यहाँ पर कमी देखी गई है। आगे बढ़ते हैं, यानी आज भारत के सम्मुख जनसांख्यिकी जो द्वार हैं खुले हुए हैं, बशर्ते कंडीशन एक ही है, अगर आप रोजगार उपलब्ध करवा दें, लोगों को रोजगार मुहैया करवा दें, उनकी आजीविका चलाने के साधन मुहैया करवा दें तो बेटर है। अगर आप ये सब नहीं करने में ये सक्षम नहीं है, देश के जो भी कह सकते हैं सरकारें सक्षम नहीं है, तो यकीन मानिए ऐसे जनसांख्यिकी लाभांश का हमारे लिए कोई भी औचित्य नहीं निकल कर आएगा। अगली हेडिंग है आपकी, भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात। देखिए, स्त्री पुरुष अनुपात जो है जनसंख्या में एक लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। यानी ये माना जाता है स्त्री पुरुषों की जो संख्या है अगर बराबर है तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में एक लैंगिक संतुलन बना हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से हमने पार्ट 1 में भी ये समझा था कि ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखेंगे जो स्त्रियों की संख्या है वो ज़्यादा होती है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1000 से कुछ ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो धारणा है ये भारत के संदर्भ में सही नहीं है। ये जो विदेशों के संदर्भ में, यूरोप के संदर्भ में ये फिट बैठती है कि वहाँ पर स्त्रियाँ जो है ज़्यादा हैं संख्या में और पुरुष कम है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कुछ कुरीतियों की वजह से आप देखेंगे हमारे यहाँ स्त्रियों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। 20वीं शताब्दी के शुरू में अगर हम देखें तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की संख्या थी वो 972 थी। वहीं 21वीं शताब्दी में आते आते यहाँ पर शुरू में स्त्री पुरुष अनुपात जो है घटकर 933 हो गया था। यानी आप समझ सकते हैं कितना अंतर रह गया है। यानी कि 20वीं शताब्दी में हमारे यहाँ जो है शुरुआत में 1000 पुरुषों पर 972 स्त्रियाँ थीं और 21वीं शताब्दी में आते आते हमारे यहाँ कितनी रह गई हैं, 1000 पर यहाँ पर 933 रह गई हैं। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक सारणी दी हुई है और इस सारणी के जरिए आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ये जो सारणी है यहाँ पर, इस सारणी में 1901 से लेकर वर्तमान स्थिति क्या है वो बताई गई है। यानी कि 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है वो बताई गई है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है वो बताई गई है। 1901 में 972 थी। यहाँ पर लास्ट वाले आंकड़े इंपॉर्टेंट है, यानी 2001 और 11 के, क्योंकि टिपिकली अगर आप देखेंगे तो यही दो आंकड़े जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं कितना अंतर है। तो 2001 में जो स्त्री पुरुष अनुपात था वो आप देखेंगे 933 था, यानी कि 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियां थीं। हालांकि 2011 में इसमें सुधार आया है, 10 की बढ़ोतरी हुई है और अब हमारे यहाँ 1000 की तुलना में 943 स्त्रियां हमारे यहाँ हैं। यानी आप देखेंगे पिछली दशक की तुलना में अंतर हमारे कितना देखने को मिलेगा, +10 का। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, ये अक्सर जो प्रीवियस आंकड़े होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल और दी हुई है, यह है बाल स्त्री पुरुष अनुपात। यानी कि जो आपके बालक बालिका अनुपात पूछा गया है, यानी कि जो 0 से लेकर 6 साल के बीच के जो बालक बालिका होते हैं उनका अनुपात कितना है। तो यहाँ जैसे
यहाँ पर भी हम लास्ट के 2 ही देख लेते हैं, 2001 और 2011 वाले। 2001 में यहाँ पर आपके 1000 बालकों पर, यानी 0 से 6 अवस्था में 1000 बालकों पर 927 लड़कियां थीं। वहीं 2011 तक आते आते हमारे यहाँ 1000 बालकों पर 919 लड़कियां रह गई हैं, यानी कमी आई है। आप ये यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, यानी 1961 से यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, तो 1961 से आप यहाँ पर लगातार देखेंगे, लगातार जो लड़कियों की संख्या है 0 से 6 वर्ष की आयु में, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या में लगातार गिरावट आपको देखने को मिलेगी। यानी 1961 में 976 लड़कियां थीं 1000 लड़कों पर, यहाँ पर 964 रह गई हैं 71 तक आते आते, 81 में 962, 91 में 945, 2001 में 927 और 2011 में 919। यानी कि हमारे लिए वास्तव में चिंता का विषय है कि 0 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग वाली लड़के लड़कियां होते हैं, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिलती है। यानी लगातार आप यहाँ पर गिरावट आपको देखने को ये मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि ये वास्तव में चिंताजनक है, चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में चिंता का ही विषय है। यानी कि यहाँ पर बताया गया 1961 में स्त्री पुरुष अनुपात 941 था, घटकर अब कितना रह गया, 927 पर आ गया है। 2001 में मामूली सा बढ़ा भी है, यानी 2011 की जनगणना में आप देखेंगे 947 हो गया है 1000 पुरुषों पर स्त्री पुरुष अनुपात। ये सब चीज़ें आंकड़े जो हम निकालते हैं, इनसे आंकड़ों से होता क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो जनसांख्यिकीविद हैं, नीति निर्माता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस विषय से जुड़े जो नागरिक हैं, इनको वास्तव में जिस तथ्य ने सबसे ज़्यादा डराया है, वो डराया है बच्चों के लैंगिक, यानी कि स्त्री पुरुष जो बाल अनुपात है उसने जो ज़्यादा गिरावट आई है, एकाएक यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है एकाएक, उससे इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है, चिंता हुई है। देखिए, ये जो आंकड़े होते हैं कहीं ना कहीं जनसंख्या वार या फिर आयु वार जो आंकड़े निकाले जाते हैं, उनसे क्या लाभ होता है। उनसे लाभ ये होता है कि हमें कोई प्लानिंग करनी है, कोई नीति बनानी है। मान लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुधार करना है, तो स्वास्थ्य से संबंधित सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देख लिया कि 0 से 6 वर्ष वाले जो आयु वर्ग है, इसमें लड़कियों की संख्या में भारी गिरावट है, तो हम यहाँ पर विशेषतः इस पर फोकस कर पाएंगे, टारगेट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हम समग्र रूप में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, 1000 पर 947 स्त्रियां देखने को मिल रही हैं। तो समग्र रूप में हम यहाँ पर इतनी चिंता का विषय हम नहीं जताएंगे, जबकि हम जब उसी स्पेसिफिक ग्रुप पर फोकस करेंगे तो हम इस पर ज़्यादा प्रभावी नीतियां बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे जो आंकड़े होते हैं उनका इस्तेमाल हम विभिन्न प्रकार से कर पाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो टारगेट ग्रुप्स हैं, उन टारगेट ग्रुप्स को भी यहाँ पर हम कहीं ना कहीं उन पर फोकस कर उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको दूर कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इस तरह के जो आंकड़े होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आयु विशेष से संबंधित जो आंकड़े हैं, ये वाले 0 से 6 आयु वर्ग जो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1961 से यहाँ पर लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, जैसे कि आपने ऊपर अभी टेबल में देख लिया, यानी कि लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। यानी 2011 की जनगणना में तो ये मात्र 914 तक रह गया है। ठीक है, ये कितनी गिरावट हुई है 0 से 6 आयु वर्ग वाले में। अब राज्य स्तरीय आंकड़ों की बात करें तो राज्य स्तरीय आंकड़ों की स्थिति और यहाँ पर भिन्न है। ये तो आपके राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े बताए गए हैं, राज्यवार अगर आंकड़े देखें तो राज्यवार आंकड़ों में बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके कम से कम 9 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का जो बाल स्त्री अनुपात है, ये 1000 पुरुष के पीछे 900 स्त्रियों से भी कम पहुँच गया है। वहीं सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में तो हरियाणा है। हरियाणा में बाल स्त्री पुरुष अनुपात जो है ये 793 के आसपास है, 800 से भी नीचे पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा खराब हरियाणा की स्थिति है। हरियाणा में 0 से 6 जो आयु वर्ग है, 0 से 6 वर्ष वाला आयु वर्ग है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी हरियाणा में। और ऐसी स्थिति पंजाब, जम्मू और कश्मीर की है, हालांकि इनकी स्थिति थोड़ी सी बेटर है। आपके सामने एक मैप है, मैप दिखाने से पहले हम थोड़ा दिखा देते हैं। जो आपका डार्क जो कलर है आपका गुलाबी वाला, तो ये बताया गया है 951 से अधिक केरल है आपका, ऐसे 951 से अधिक में सीजी है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है आपका, सिक्किम वाला रीजन है। आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर और नागालैंड को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सारे राज्य आ जाते हैं इसमें। तो ऐसे करके बताया गया है। इनमें आप देखेंगे 951 से अधिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका राज्यवार बाल स्त्री पुरुष अनुपात है। यहाँ पर एक चित्र के जरिए आपको दिखाया गया है। देखिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे बताया गया है कि पश्चिम बंगाल जो 0 से 6 आयु वर्ग वाला आंकड़ा है वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक में अनुपात 919, यानी कि राष्ट्रीय औसत से तो ऊपर है पर 970 से नीचे है। यानी कि यहाँ पर आप जो राष्ट्रीय स्तर आपका है उससे तो ऊपर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नीचे है। केरल में आप देखेंगे जो बाल स्त्री अनुपात है वो 964 के स्तर पर है, जबकि हमारे यहाँ उच्चतम कहाँ पर है। देखिए, ये उच्चतम जो
आपका बाल स्त्री पुरुष अनुपात जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट की लिहाज से, और पूछा भी किया है कि जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये सर्वाधिक आपके अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा 972, यानी कि 1000 नन्हे बालकों पर 0 से 6 वर्ष के बालकों पर कितनी लड़कियां हैं, 972 लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप चाहें तो नोट कर लेना इसे। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जो जनसंख्याविद हैं या समाजशास्त्री हैं वो लगातार इस बात पर चिंतन भी करते हैं कि भाई ये स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट क्यों आ रही है। उन्होंने कई कारण भी बताए हैं। पहला कारण ये है स्वास्थ्य से संबंधित है, क्योंकि जो गर्भाधारण वगैरह है, गर्भधारण वगैरह है या बच्चे पैदा करने वगैरह का जो है यहाँ पर काम वो स्त्रियाँ करती हैं, और कहीं ना कहीं स्त्रियों की जो भी स्थिति होती है, मनोदशा होती है, उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कारक होते हैं तो उन्हें भारी जोखिम उठाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, प्रसव के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग होने की वजह से, अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हम देखेंगे जो मातृ मृत्यु दर है तो इसमें जो है कहीं ना कहीं देखेंगे वृद्धि होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो स्त्रियों की संख्या है, यानी कि जो स्त्रियां बच्चे पैदा करने में सक्षम उनकी संख्या कम होती जा रही है। हालांकि सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। सरकार जो है मातृ मृत्यु दर को कम करने में, गिरावट उसमें लाने में लगातार प्रयत्नरत है, लगातार उसमें स्वास्थ्य सुधार कर रही है। लगातार आपने देखा होगा तमाम जो एम्बुलेंस सुविधाएं, 108 वगैरह की एम्बुलेंस सुविधाएं हैं, तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति हो तो इन स्थितियों में महिलाओं की मृत्यु ना हो। यानी कि यहाँ पर आप निसंदेह रूप से अगर देखें तो भारत में भी जो मातृ मृत्यु दर है इसमें घटती जा रही हैं, भले ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अभी भी हमारे यहाँ ऊंची बनी हुई हैं। यानी कि यहाँ पर एक कारण तो यही माना जाता है कि जो मातृ मृत्यु दर है इसकी वजह से भी स्त्री पुरुष अनुपात की हालत बिगड़ती गई है। यानी कि जो महिलाएं हैं प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने की वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चे पैदा करने वाली जो जनसंख्या है या बच्चे पैदा करने वाली जो महिलाएं हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं। ये ऐसा माना जाता है। भला आपकी हमारे यहाँ सरकार है बहरहाल वो ये दावे करती है कि हमारे यहाँ स्थिति जो है मातृ मृत्यु दर की हम इसमें गिरावट लेकर आए हैं, तमाम ने स्वास्थ्य सुविधाएं चलाई हैं, इसके चलते गिरावट आई है। लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अकॉर्डिंग देखें तो आज भी हमारे यहाँ स्थिति ये मातृ मृत्यु दर की उच्च बनी हुई है। तो एक तो कारण आपका यही है, ये कारण चाहे तो आप लिख लेना अपनी भाषा में। सबसे पहला कारण तो आपका यही है कि मातृ मृत्यु दर उच्च होने की वजह से स्त्री पुरुष अनुपात में जो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी हालत बिगड़ती चली गई है। पहला कारण तो आपको ये देखने को मिल गया। देखिए यहाँ पर आपने बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके नोट्स कैसे बनाएं। देखिए ये सब व्याख्यान वाले चैप्टर हैं, यहाँ पर आपको जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे आप स्वयं से नोट कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पर यही फैक्ट निकल कर आया तो आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए, मैंने डार्क भी किया है और यहाँ बताया भी है विशेष बल देकर। तो आप ये ध्यान रखिए, यानी जो भी हेडिंग पड़ती है उसमें ध्यान रखिए कौन कौन से फैक्ट ये इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे हैं। ऊपर जैसे ऊपर आपने फैक्ट देखा कि हिमाचल प्रदेश वाला जो राज्य है आपका, यानी कि जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में सबसे अग्रणी है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, इन्हें इनमें कहने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो आप अपने आप स्वतः ही पेन पेपर पर लिख लीजिए। वैसे आप सोचें कि जैसे हिस्ट्री में नोट्स बने, ज्योग्राफी में प्रोग्राम में नोट्स बने, उस तरह के नोट्स इसमें संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है आप ये सोच के चल रहे हैं कि उस तरह के नोट्स बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो जो फैक्ट आएंगे वो पॉसिबल है, उन्हें लिखना पॉसिबल है। बस आप जो अवधारणा है उसको अपने माइंड में क्लियर करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बाल स्त्री पुरुष के अनुपात में गिरावट के अन्य कारण भी हैं। जैसे आपने देखा होगा शैशवावस्था में जो बच्चियों की देखभाल है इसकी उपेक्षा की जाती है, और इस वजह से लड़कियों की मृत्यु शैशवावस्था में ज़्यादा होती है। अक्सर लोग ये मानते हैं लड़कियां जो होती हैं परिवार पर बोझ होती हैं। इसके अलावा लिंग भेद भी हमारे यहाँ प्रचलित है, लड़के को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है। ये माना जाता है कि वंश परंपरा जो है लड़के से ही आगे चलेगी, तो इस वजह से भी आप देखेंगे लड़कियों के साथ पक्षपात होता है, भेदभाव होता है। लिंग विशेष के गर्भपात जिससे बच्चियों की पैदा होने नहीं दिया जाता, यानी आपने देखा होगा हमारे समाज में, हमारे जो तकनीकी के युग में, प्रौद्योगिकी के युग में ऐसी कुछ प्रौद्योगिकी विकसित हो चुकी हैं जिनके जरिए क्या है गर्भाधारण के दौरान ही लिंग पता चल जाता है भ्रूण का कि भाई लड़का है लड़की है। वैसे सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया, कड़ा कानून बना दिया है। इस तरह की प्रसव पूर्व जांच नहीं की जा सकती है, लिंग नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी चोरी छिपे सब चल रहा है। तो ऐसे में भी आप देखेंगे तमाम लोग क्या होता है बच्चे को गिरवा देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब से भी आप देखेंगे जो स्त्रियों की संख्या है, यानी कि जो बाल स्त्री अनुपात है वो लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं कहीं धार्मिक कारण भी हैं। धार्मिक कारण होने की वजह से क्या है बालिका शिशुओं की हत्या कर दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी, सीरियल वगैरह में देखा होगा कि आपके कुछ समाज हैं, भारतीय समाज भी हैं, इसमें क्या होता था लड़कियां अगर मान लीजिए किसी घर में लड़कियां पैदा हो रही हैं लगातार, तो क्या करते थे उन्हें तालाब में डालाते थे, या फिर एक दूध का बहुत बड़ा बर्तन उसमें दूध भरकर उसमें लिटा देते थे। नहीं बच्चा तैरना थोड़ी ना जानता है, बच्चे के मुंह में श्वास नली में जैसे ही वो दूध
घुस जाएगा, जो भी जाएगा वो उससे भर जाएगी, तो उसकी श्वास नली जो अवरुद्ध हो जाएगी, उसकी मृत्यु अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह से लड़कियों को मार दिया जाता था। आपने देखा वो टीवी सीरियल वगैरह में तमाम में दिखाया गया है। इस तरह की परंपराएं रही हैं भारत में, आज भी हैं भारत में, आज भी चोरी छिपे ये परंपराएं चलती हैं कि लड़कियों को मारने का तरीका क्या है, उन्होंने पानी में लिटा दिया, एक बड़े से बर्तन में पानी भरा, उसमें लिटा दिया बच्चे को। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की लोगों की मानसिकता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हमारा बाल स्त्री अनुपात है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि आपके अभी बताया गया है, जो मैंने आपको बताया है, सोनोग्राम जो टेक्निक है आपकी, यानी जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, यानी कि एक्सरे जैसी तकनीक है, इससे पता चल जाता है भ्रूण के बारे में, यानी कि इसमें अंदर पेट के अंदर स्थिति क्या है उसकी पता चल जाती है। तो इसमें वैसे तो सरकार ने तो इसे बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया है कि भाई आप लिंग नहीं बताएंगी, कोई भी जो सोनोग्राम, जहाँ जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हैं, अल्ट्रासाउंड जो भी अल्ट्रासाउंड करने वाली जो डॉक्टर हैं वो इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कोई करता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाँ, आज भी आप देखेंगे चोरी छिपे सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले ही लोग भ्रूण के लिंग का पता लगा लेते हैं और ऐसे करके बालिका भ्रूण होता है तो उसको घर में ही नष्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बाल स्त्री अनुपात में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया गया है, अगर हम ऐसा सोचते हैं, जैसे ऊपर एक कारण मैंने यहाँ पर आपको भी दिया था दहेज की वजह से, कि लड़कियाँ बोझ हैं, लड़कियाँ बड़ी होंगी, शादी करनी पड़ेगी, शादी में भी खर्चा आएगा और हमारे लिए अतिरिक्त बोझ बनेगा, लड़के यानी माँ बाप पर भी अतिरिक्त बोझ होंगी बेटियाँ। तो यहाँ पर एक कारण ये भी बताया गया है कि जो निम्नतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात है ये भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र जो माने जाते हैं उनमें पाया गया है। यानी भारत की आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 ये बात कहता है कि जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली ऐसे हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत उच्च है, लेकिन यहीं पर स्त्री पुरुष अनुपात सबसे ज्यादा निम्न देखा गया है। यानी यहाँ पर बताया गया साफ साफ ये बात, आपका भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण ये कह रहा है 2018-19 का कि आपके जो समृद्धशाली राज्य हैं जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा उच्च है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्त्री पुरुष अनुपात निम्न है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई गरीबी अज्ञानता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसलिए चयनात्मक गर्भपातों की समस्या गरीबी, अज्ञान अथवा संसाधनों के अभाव के कारण उत्पन्न नहीं हुई है। सही बात, बिल्कुल सही बात कही गई है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि संसाधनों के अभाव में हो रहा है, गरीबी अज्ञानता की वजह से लड़कियों को लोग मार दे रहे हैं। नहीं, दहेज प्रथा भी यहाँ एक कारण नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, क्योंकि ये लोग सक्षम है, दहेज देने में भी सक्षम है। मान लीजिए आपकी भारतीय परंपरा है दहेज देने की, ये लोग तो दहेज देने में भी सक्षम है। फिर क्या रीजन है, फिर यहाँ पर स्त्री पुरुष अनुपात समृद्धशाली क्षेत्रों में कम क्यों है? तो यहाँ साफ साफ रीजन ये निकल कर आया है कि यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा समृद्ध हो गए हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते, यानी उन्होंने अपने परिवारों को सीमित कर लिया है। तो सीमित होने की वजह से क्या है कि पहला बच्चा जो भी पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो लड़की पैदा हो जाए, तो लड़का पैदा हो गया तो उन्होंने विराम लगा दिया कि भाई अब नहीं करने हमें। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वजह से इन क्षेत्रों में जो स्त्री पुरुष अनुपात है उसमें लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था, जो सोनोग्राम या अल्ट्रासाउंड तकनीक होती है जिसके जरिए भ्रूण का लिंग पता चल जाता है, तो इसको प्रतिबंधित कर दिया है सरकार ने, इसके लिए कठोर कानून बना दिया है। ये इंपॉर्टेंट है और इसे आप नोट कर लेना। तो ये कानून है प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियां दुरुपयोग का विनियमन और निवारण अधिनियम नामक ये कानून है, 1999 से लागू है। 2003 में इसको और कड़ा बना दिया गया है, यानी कि आपने इसमें जो है लगभग 12 साल की जेल है। यानी अगर आप भ्रूण हत्या में साथ दे रहे हैं किसी व्यक्ति का, या फिर भ्रूण हत्या के लिए किसी से करवा रहे हैं, तो आपको 12 साल की जेल हो जाएगी इसमें। यानी बिल्कुल जो आपके मर्डर का जो धारा लगती है 302, वही धारा का कानून प्रावधान यहाँ पर भी है। 12 साल की जेल है इसमें, मजाक नहीं है। यानी भ्रूण हत्या भी यहाँ पर जघन्य अपराध है आपके लिए। भारतीय कानून के अकॉर्डिंग भ्रूण हत्या भी पूरी जैसे एक वयस्क की हत्या होती है, यानी किसी भी प्राणी की हत्या होती है, ठीक उसी प्रकार भ्रूण हत्या को रखा गया है कि गर्भ में अगर आप भ्रूण हत्या कर रहे हैं तो आपको 12 साल की जेल है। आप समझ सकते हैं ये। तो ये कानून आपके यहाँ बना हुआ है, 1999 से प्रभावी है, 2003 में से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है। हालांकि कुछ कैंपेन भी चलाए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब का टारगेट वही है कि कहीं ना कहीं स्त्री अनुपात को बढ़ाया जाए। इस वजह से ये कैंपेन भी चलाए गए हैं। बात करते हैं दूसरी चीज, साक्षरता की। शिक्षित होने के लिए साक्षर होना जरूरी है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। जनसंख्या जितनी ज़्यादा साक्षर होगी, आजीविका के विकल्पों के बारे में उसमें उतनी ज़्यादा जागरूकता उत्पन्न होगी और आप देखेंगे ऐसे करके वो लोग उतना ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था में भाग भी ले सकेंगे। साक्षरता होगी तो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होंगे, साथ ही साथ अपने समुदाय के सदस्य हैं उनके साथ सांस्कृतिक आर्थिक कल्याण कार्यों में भी सहभाग कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे साक्षरता जो होगी उनसे उनके क्या रहन सहन के स्तर में भी सुधार आएगा। तो हम यहाँ पर अपने देश में देखते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे यहाँ लगातार जनसंख्या में सुधार आया है। हमारी वर्तमान में 2/3 जनसंख्या जो है साक्षर है। 73% लोग जो है
लिटरेट हैं, यानी कि साक्षर हैं, अपना नाम लिख पढ़ सकते हैं। साक्षर का मतलब हमारे यहाँ क्या, नाम जो व्यक्ति नाम अपना लिख पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। हालांकि इस पैमाने को लेकर आलोचना भी होती है सरकार की कि भाई पैमाना ये पर्याप्त नहीं है कि केवल नाम लिखना पढ़ना साक्षर हो गया, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पैमाना यही माना जाता है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ 73% जनसंख्या, लगभग 2/3 भाग जो है ये साक्षर है। हमारे यहाँ साक्षरता अनुपात में वृद्धि ज़्यादा नहीं हो रही है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा उच्च है, इसलिए समृद्धि दर को यहाँ पे मुकाबला करना पड़ रहा है। इतनी जल्दी ये साक्षरता दर बढ़ नहीं पा रही है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर कुछ कंपैरिजन वगैरह दिए गए हैं। जैसे बताया गया है कि स्त्रियों में साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा 16.3% कम है, आपकी जो भी जनगणना हुई है। यानी कि आपके 1991 से 2001 तक की अवधि में आप देखेंगे लगभग 16.3% की दर से वृद्धि हुई है, जबकि पुरुष के मामले में साक्षरता दर जो है 10.4% तक कम बढ़ी है। यानी कि अभी आपके यहाँ टोटल जो आपकी लिटरेसी रेट है उसमें बताया गया है कि जो पुरुषों की संख्या है वो ज़्यादा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1951 के आंकड़े हैं। 1951 में हमारे यहाँ जो साक्षरता दर थी वो 18.3% थी, ठीक है। यानी और हाँ, दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है, साक्षरता दर जो है 7 वर्ष से और उससे ऊपर वाली अधिक जो आयु संरचना होती है उसके बीच में मापी जाती है। समझ रहे हैं, 7 वर्ष से ऊपर कितनी भी आयु है वो सभी उसमें आ जाती है, लेकिन 7 वर्ष से कम के नहीं लिए जाते हैं। तो उस समय हमारे यहाँ समझ सकते हैं 1951 में 18.3% थी, जिसमें पुरुष जो थे 27.2% थे और स्त्रियाँ 8.9% थी। 2001 में 65.4 टोटल हमारी जो है साक्षरता है, लिटरेसी रेट है। पुरुष इसमें कितने हैं, 75.9 है, स्त्रियां बहुत कम है। 2011 में हमारी साक्षरता दर 73% पहुंच गई, 73% पहुंच गई है। पुरुषों की संख्या यहाँ पर साक्षरता के मामले में 80.9% है। वहीं महिलाएं जो है 64.6% साक्षर हैं, यानी महिलाओं में अंतर कितना है, स्त्री पुरुष में 16.7% का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर टेबल के माध्यम से बताई गई है, तो आप समझ सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर आज भी स्त्रियां पीछे हैं, आज भी स्त्रियां साक्षरता के मामले में कहीं ना कहीं पीछे हैं। यहाँ पर आप देखें कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें साक्षरता दर बहुत उच्च है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो जनजातिगत आंकड़े हैं या जातिवार आंकड़े हैं, देखिए ये तो समग्र आंकड़े हैं, पूरे भारत की जनसंख्या को मिलाकर आंकड़े हैं। जबकि हमारे यहाँ जो कुछ जातिगत समूह हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा भिन्न है। जो समूह समाज में हाशिए पर रहे हैं उनमें साक्षरता दर आज भी बहुत कम देखने को मिलेगी। यानी आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से जो आपके SC ST समुदाय हैं, यानी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, इन जैसे सुविधा वंचित समुदायों में साक्षरता की दरें और भी ज़्यादा नीची हैं। और यहाँ पर इन समुदायों में स्त्रियों की साक्षरता दरें और भी ज़्यादा नीची आपको देखने को मिलेंगी। वहीं आपके यहाँ केरल जैसे राज्य हैं जहाँ पर साक्षरता दर बहुत ज़्यादा उच्च है। वहीं भारत में बिहार जैसे राज्य भी हैं जहाँ पर साक्षरता दर के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो ये समझ सकते हैं आप, साक्षरता दर के मामले में आपको यहाँ पर आंकड़े दिखा दिए गए हैं। अगली हेडिंग आपकी जो है ये है ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं, यानी हमारे यहाँ ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और नगरीय जनसंख्या हमारे यहाँ कितनी है। 2001 की जनगणना में ये पाया गया है हमारी जनसंख्या का लगभग 72% भाग जो है आज भी गांव में रहता है और 28% यहाँ पर शहरों में रहता है। वहीं 2011 की जनगणना जो हुई है इसमें एक बात कही गई है कि हमारे यहाँ जो नगरीय जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी 31.2% लोग नगरीय जनसंख्या में रह रहे हैं और ग्रामीण जनसंख्या में कमी आई है, यानी ग्रामीण जनसंख्या में 68.8% लोग रह रहे हैं। यानी 2001 से कंपेयर करें तो वैसे तो हमारे यहाँ क्या ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, नगरीय कम है। तो आप ये आंकड़ा जो है याद रखना, 2011 में आपके यहाँ कितना है, नगरीय जनसंख्या का आंकड़ा 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या का आंकड़ा कितना है, 68.8% है। यानी कि आप देखेंगे 20वीं सदी में यहाँ पे बताया गया है कि नगरीय जनसंख्या का हिस्सा बराबर बढ़ता जा रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 11% नगरीय जनसंख्या थी, 21वीं सदी तक आते आते 28% पहुंच गई, लगातार बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण परिवेश में जो कृषि आधारित जो भी प्रक्रिया है, कृषि आधारित जो भी जीवन शैली है, उसमें जो है कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ जो है नहीं मिल पा रहा है। तो आर्थिक लाभ ना मिल पाने की स्थिति में लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। तो इस वजह से नगरीय जीवन शैली जो है लगातार लोगों को नगरीय जीवन शैली में लगातार यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप वही सब चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर टेबल में आंकड़े दिए हुए हैं तो आंकड़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 1901 की स्थिति बताई गई है, यानी ये तो लाख में आंकड़े, 10 लाख में आंकड़े हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी उस समय, 213 लाख, ठीक है, 26 लाख नगरीय थी। यहाँ बताया गया उस समय 1901 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था देश में, 89.2% लोग जो है गांव में रहते थे उस समय, 10.8% लोग शहरों में रहते थे। अब वर्तमान स्थिति हम देख लेते हैं, हम बीच के सब 2001 के और 2011 के आंकड़े देख लेते हैं।
आपके गांव अभी कितने हैं? 8,33,000 गांव हैं, 833 लाख गांव हैं, 370 लाख जनसंख्या जो है नगरों में रह रही है। ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। 833 लाख जनसंख्या जो आपकी गांव में रह रही है और 370 लाख जो है आपकी नगरों में रह रही है। 2011 में बताया गया है कि आपके नगर कितने रह गए हैं? 68.8% जो है ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या रह रही है और 31.2% जनसंख्या जो है आपकी नगरों में रह रही है, ठीक है। वहीं 2001 में आपकी जो है गाँव में ज़्यादा थी, 72.2% थी, नगरों में कम थी। 2011 में तक आते आते ये नगरीय जनसंख्या यहाँ पर इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे बताया गया है एक समय में कृषि देश के समग्र आर्थिक उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देती थी, लेकिन आज के समय में इसका जो योगदान है जीडीपी में वो केवल 6वां भाग रह गया है। यानी आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ कृषि पर जो जनसंख्या का है एक बड़ा भाग डिपेंड है, लेकिन कृषि जो है इतना ज़्यादा प्रतिफल जनरेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इस वजह से लोगों का ध्यान जो है कृषि से भंग होता जा रहा है, मोह जो है कृषि से भंग होता जा रहा है और लोग लगातार शहरों की ओर अच्छे रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यानी अगर कोई गांव शहर से लगा हुआ है तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग शहर में जाकर रोजगार अपना रहे हैं, शहर में जाकर काम कर रहे हैं। वहीं गांव में रहने वाले लोग भी आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं खेती का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगता है लोगों को खेती एक घाटे का सौदा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो आज तकनीक है, आपके तमाम संचार के साधन हैं, इनकी वजह से शहर और गांव के बीच की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं मिटती जा रही है, यानी खाई कहीं ना कहीं ये पड़ती चली जा रही है। अब इतनी ज़्यादा खाई नहीं रह गई है, गांव नहीं रह, गांव में भी संचार सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं, तो गांव में भी तरक्की हो रही है। लेकिन हालांकि शहर की तुलना में यहाँ पे तरक्की की वृद्धि जो है वो कहीं ना कहीं धीमी है। ये एक यहाँ पर स्थिति दिखाई गई है। ये आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसे लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जैसे पहली बात तो ये है कि जो नगरीकरण होता है यहाँ पर तीव्र गति से यहाँ पर आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस वजह से जो ग्रामीण जनता है इसको ये अपने आप और चुंबक की तरह खींचती चली जा रही है। ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त काम नहीं है, ठीक है, इस वजह से लोग रोजगार की तलाश में यहाँ पर जा रहे हैं। दूसरी बात ये है संसाधन, खास करके जो संसाधन थे पहले भूमि संसाधन जो कि कम्युनिटी संसाधन बोले जाते हैं, वो संसाधनों पर निर्धन या भूमिहीन लोग अपना अनाज वगैरह उगाते थे या फिर उनसे मिलने वाले उत्पादों का उपयोग करते थे। अब वो संसाधन रहे नहीं है। न रहने की वजह से क्या है, लोग लगातार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जैसे गांव से नगरों की ओर प्रभूषण में गति इसलिए भी आई है क्योंकि गांव में जो तालाब हैं, वन प्रदेश हैं, गोचर भूमियाँ हैं यानी कि गौ भूमियाँ जो बोली जाती हैं, और साझा संपत्ति के जो भी संसाधन इनमें कमी आई है। तो कमी आने की वजह से लोगों की जो आजीविका के स्रोत हैं वो लगातार कम हो गए हैं, तो ये लोग यहाँ पर लगातार पलायन कर रहे हैं। यानी अब ये संसाधन जो हैं आपके कम्युनिटी वाले जो संसाधन हैं वो लगातार निजी संपत्ति के रूप में बदल गए हैं या फिर खत्म हो गए हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि गांव में पहले बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती थी, जैसे फ्री में ईंधन, चारा और अनुपूरक खाद्य पदार्थ वगैरह मिल जाते थे। अब ये सब भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लोगों ने क्या है, निजी लोगों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो लोगों को क्या है, यहाँ पे बाजार से हर चीज़ खरीदनी पड़ रही है, तो लोगों की कठिनाई और बढ़ती जा रही है। इस वजह से यहाँ पर लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों की ओर पलायन करने का एक सामाजिक कारण भी है। जैसे आपने देखा होगा, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि ग्रामीण स्तर पर क्या होता है, हम लगभग पूरे गांव को जानते हैं। यानी एक गांव का व्यक्ति पूरे गांव के लोगों के बारे में बता देगा, वो फलानी जाति का है, फलाना मोहल्ला फलानी जाति का है, हम इस मोहल्ले में नहीं जाते, हम इस मोहल्ले, ये मोहल्ला हमारी जाति का है, यहाँ उच्च लोगों की जाति का मोहल्ला है। ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं शहरी जीवन इस वजह से भी इन लोगों को जो आकर्षित कर रहा है, क्योंकि शहरी जीवन क्या है, यहाँ पर एक गुमनामी की जिंदगी है। यानी क्या है, अपने काम से काम रखिए, अपने काम से काम आप मतलब रखिए, किसी से मतलब है नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वहाँ इतना टाइम है ही नहीं किसी के पास बैठने का, क्योंकि सबको शहर में आपको कुछ भी लेना है, पानी भी खरीदना है, पानी भी है खरीद के पीना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ भी मुफ्त नहीं मिलने वाला है। तो लोग क्या है, केवल और केवल आर्थिक कार्यों में लगे हुए हैं। इतना फुर्सत ही नहीं है किसी के बारे में, जाति के बारे में या किसी के समुदाय के बारे में सोचने की, केवल अपने बारे में सोचने की वहाँ पर जरूरत है। तो ये लोग गुमनामी की जिंदगी की वजह से भी शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। खास करके आपकी जो निम्न जातियों वाले लोग हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोग हैं, वो इन उपेक्षाओं की वजह से, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में लगातार उनके साथ कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भेदभाव होता है। तो ऐसी अपमानजनक स्थिति से बचने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो गांव को छोड़कर शहरों की ओर यहाँ पर पलायन कर रहे हैं। क्योंकि गांव में तो उन्हें उनकी जाति से हर व्यक्ति जानता है और उस हिसाब से उनके साथ भेदभाव करता है कि भाई कौन सी जाति हैं, तो उस जात के आधार पर टिप्पणियाँ भी की जाती हैं। तो इस वजह से लोग ये देख रहे हैं कि शहरों की ओर चलो, वहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इतनी भीड़ भाड़ वाली स्थिति में कौन पहचानेगा हमें, गुमनामी की लाइफ जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह है, शहर में ये भी यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि गांव में मान लीजिए कोई काम है, गांव में जो उनका जो भी पेशा है
वो जो पैसा अपना रहे हैं उसे अपना अपमानजनक स्थिति से देखा जा रहा है। जबकि शहर में क्या है, वो एक प्रोफेशन है, अपमानजनक अपमान सम्मान की बात ही नहीं है। उस पैसे के जरिए आपको क्या है, भुगतान मिल रहा है और आपका अच्छा खासा खर्च चल रहा है। जबकि गांव स्तर पर वही काम आप कर रहे हैं तो आपको बहुत नीचा समझा जा रहा है। तमाम ऐसे काम हैं, तमाम काम उठा लीजिए, सामाजिक क्रम में तमाम काम आप देखने को मिलेंगे आपको। ग्रामीण स्तर पर उन कामों को बहुत नीचा समझा जाता है, लेकिन शहर के स्तर पर आप जब जाएंगे तो क्या आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपने देखा होगा हेयर कटिंग वाले जो हैं, यानी जो बार्बर वगैरह हैं आपके, ग्रामीण स्तर पर उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। लेकिन जैसे ही आप शहर वगैरह में जाएंगे, सैलून वगैरह आप देखेंगे तो वहाँ पर एकदम परिवर्तन देखने को मिलता है आपको। वो क्योंकि एक प्रोफेशनल हो गई लाइफ, तो वहाँ पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ पर लोग कोई कहने सुनने वाला नहीं है कि भाई फलाना आदमी वहाँ पर ये कर रहा है। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर हम उस नज़रिए से उन्हें देखते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा निचली कास्ट के हैं, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं, ये देखिए एक कास्ट की नहीं बता रहा हूँ मैं, तमाम कास्टों की यही स्थिति है। यहाँ पर किसी एक कास्ट, देखिए किसी कास्ट पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी और भी कास्ट हैं। एक तो एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये देखिए एग्जाम्पल मैंने अपनी ओर से नहीं दिया है, ये एग्जाम्पल भी आपकी माजिद हुसैन वाली किताब में दिया हुआ है। तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पर दिया है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर आपने किसी पर्टिकुलर जाति पर टिप्पणी की है, नहीं, किसी जाति पर टिप्पणी करने का मेरा यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। ठीक है, मेरे लिए सभी समान है, तो आप लोग ये इस तरह की धारणा अपने अंदर ना लाएं। लेकिन हाँ, एक एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं तमाम ऐसे काम हैं जो ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा उन्हें हीन समझा जाता है, लेकिन शहरी स्तर पर आप देखेंगे एक प्रोफेशन है, पेशा है, तो वहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो लोग यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि गरीब लोग शहर में जाकर कोई भी नीचा समझा जाने वाला काम करने से नहीं हिचकिचाते हैं, जिसे गाँव में रहते हुए बदनामी के डर से नहीं कर सकते हैं। जैसे गांव में आप देख सकते हैं सफाई का काम है, तो सफाई का काम आप देखेंगे एक जाति विशेष के लोगों के लिए, लोगों ने एक नजरिया बन गया कि एक जाति विशेष के लोग ही सफाई का काम कर सकते हैं। लेकिन शहरों में क्या ऐसा है? शहरों में नहीं है, शहरों में सफाई कोई भी कर सकता है। तो वही सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि हमारी जो नगरीकरण की प्रक्रिया है, वहां पर आपके जो मेट्रोपोलिस शहर हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी बोले जाते हैं, विराट शहर हैं, इनका आकार लगातार फैलता जा रहा है और ये महानगर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही छोटे कस्बों के प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भारत में कुल मिलाकर 5161 कस्बे हैं और शहर आपके यहाँ कितने हैं? 2800, यानी 28.60 करोड़ यहाँ पर लोग इसमें शहरों में रहते हैं, इन कस्बे और शहरों में मिलाकर। यानी आप देखेंगे नगरीय जनसंख्या का 2/3 भाग आपका विराट शहरों में, यानी कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटी बोले जाते हैं, इनमें रह रहा है। आपके देश में 27 बड़े महानगर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस आधार से महानगरों का विस्तार हो रहा है, महानगर बढ़ते जा रहे हैं, उस आधार से यहाँ पर आधारभूत सुविधाएं जो हैं उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही हैं। यानी यहाँ पर भी अव्यवस्थाएं क्रिएट हो रही हैं, झुग्गी झोपड़ी के रूप में आप देख पा रहे होंगे उन अव्यवस्थाओं को, उनके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा आज भी आप देखेंगे, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जनसंख्या है वही जो है नगरीय जनसंख्या की वृद्धि कर रही है, तो ग्रामीण जनसंख्या आज भी जो है राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। यानी गांव स्तर के लोग जो है राजनीति में आज भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली हेडिंग है आपकी भारत की जनसंख्या नीति, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि जनसंख्या की गतिशीलता एक महत्वपूर्ण विषय है और यह एक राष्ट्र के विकास की संभावनाओं को और वहां की जनता के स्वास्थ्य और कल्याण को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। ये बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या को लेकर नीति के बारे में अगर हमारे देश में नीति स्पष्ट होगी तो यकीन मानिए जनसंख्या को कैसी वृद्धि करनी है, कैसे से रोकना है, ये सब चीजें हमारे माइंड में पहले से क्लियर होंगी। हालांकि भारत ने इस दिशा में पहले से कदम उठाया हुआ है और भारत ही सबसे पहले ऐसा देश बना है, यहाँ पर बताया गया है, जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। शुरुआत के दिनों में हमारे यहाँ जो है हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन के रूप में, कार्यक्रम के रूप में इसको जो है स्टार्ट किया गया है। यानी कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा, सीमित परिवार सुखी परिवार, जगह जगह आप देखते होंगे साइन बोर्ड लगे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लिखा होता है उनके नीचे और लिखा होता है हम दो हमारे दो, सीमित यानी छोटा परिवार सुखी परिवार, सीमित परिवार सुखी परिवार, इस तरह की बातें तो आपने देखे होंगे। गांव स्तर पर स्लोगन सड़कों के किनारे लिखे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर उद्देश्य इसका ये था कि जनसंख्या समृद्धि की जो दर है और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से इसमें जो है वांछनीय दिशा की ओर इसे ले जाने में प्रयत्न करना, यानी इसे कम करना। मेन उद्देश्य क्या था? जो हमारे यहाँ लगातार जनदर उच्च बनी हुई है उसको हमें कम करना है। खास करके यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जन नियंत्रण के विभिन्न उपाय के माध्यम से जनसंख्या की समृद्धि दर को धीमा करना, जन स्वास्थ्य के जो मानक स्तर है में सुधार लाना और लोगों को जागरूक बनाना जनसंख्या वृद्धि के बारे में या स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को लेकर, ये सब चीजें बताई गई। हालांकि
आपातकाल के दौरान जो आपका ये प्रोग्राम है आपकी, यानी कि जो आपकी जनसंख्या वाली पॉलिसी है, इसको गहरा धक्का लगा है। गहरा धक्का क्यों लगा है वो भी आप जानेंगे, थोड़ा सा आपको हंसी आएगी। इसके बारे में हम चर्चा पहले भी वैसे कर चुके हैं। 1975 से लेकर 76 वाली स्थिति बताई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपातकाल वाली स्थिति है और यहाँ पर संसदीय और वैध प्रक्रिया निलंबित रही हैं, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जोर जबरदस्ती से बंदीकरण, स्टेरिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, ये किया गया है। यानी पकड़ पकड़ कर लोगों की नसबंदी, स्त्रियों की यहाँ पर जो नलिका बंदी है ये की गई है। आपने देखा होगा तमाम मूवियाँ वगैरह बनी हैं। अभी आपने एक जोक भी यहाँ पे चला था, एक कोरोना टाइम में एक जोक चला था, जोक भी अब आ गया है जुबान पर, तो मैं सुना भी देता हूँ। आपने सुना था कोरोना टाइम में क्या हो रहा था, जब डॉक्टर लोग गांव का निरीक्षण करने जा रहे थे, गांव में सैंपल लेने जा रहे थे लोगों के, ठीक है, तो लोग उन पर आक्रमण कर रहे थे, हमले कर रहे थे कि भाई कहीं कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमें क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा। लोगों को लग रहा था, इस तरह की बातें लग रही थी। तो लोगों ने क्या किया, तोड़ फोड़ की, डॉक्टरों के साथ अभद्रता की, मारपीट की। तो एक जोक फिर निकल कर आया था कि जो अभी तत्कालीन गवर्नमेंट है वो तो प्यार से हैंडल कर रही है। अब सपोज करो अगर आप वो वाली गवर्नमेंट उस समय वाली अगर आज के समय में होती तो वहां तो नसबंदी उन्होंने पकड़ पकड़ के करवाई थी। आपसे तो प्यार से ये सैंपल ले जा रहे हैं केवल, और हकीकत बात भी है। यानी उस समय तो ये स्थिति थी, बस से कोई बंदा उतर रहा है, पकड़ के ले गए, उसकी नसबंदी करवा दी। यानी बहुत ही भयंकर स्थिति थी उस समय। और खास करके संजय गांधी का तो रोल इसमें सबसे ज्यादा अहम रहा। संजय गांधी तो बड़े युवा नेता थे उस समय, उन्होंने पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया भी बनी और सरकार वहां पर बदल गई है, कांग्रेस सरकार को वहां से जाना पड़ा है। लेकिन हाँ, जो भी प्रयास थे वो उतने ज्यादा सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसकी आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई। तो पुरुषों के मामले में जो ये उपयोग तकनीक लाई जाती है स्टेरिलाइजेशन वाली, इसको शल्य पद्धति में नसबंदी यानी बेस्केटोमी बोलते हैं, और स्त्रियों में जो काम लाई जाने वाली शल्य पद्धति है इसको नलिकाबंदी यानी ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। खास करके आप देखेंगे आपातकाल के दौरान जो गरीब और शक्तिहीन लोग थे, इनकी जोर जबरदस्ती से बंदीकरण यानी कि स्टेरिलाइजेशन किया गया, नसबंदी की गई। सरकारी कर्मचारियों पर यह जोर डाला गया कि आपको 10-10, 5-5 लोग पकड़कर लाने हैं, उनकी नसबंदी करवानी है शिविरों में। तो आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति होगी। तो यहाँ पर यह प्रयास किया गया, हालांकि इसकी आलोचना जबरदस्त तरीके से हुई, ठीक है। यानी जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ और आपातकाल के बाद निर्वाचित होकर आई सरकार ने इसे छोड़ दिया, बताया गया है यहाँ पर। यानी कि आपातकाल के बाद सरकार पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसने इस दबाव वाले काम को छोड़ दिया है। दबाव के जरिए हम कोई यहाँ पर काम नहीं करेंगे, दबाव के जरिए किसी की नसबंदी नहीं करवाएंगे, राजीबाजी से करवाएंगे, प्रोत्साहन देंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई राजीबाजी से नसबंदी करवा लो, ठीक है। तो 2017 में क्या है, भारत सरकार ने इन सभी लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में नए लक्ष्यों के साथ निगमित कर लिया है। यानी पुराने जो लक्ष्य थे हमारी जनसंख्या नीति वाले लक्ष्य, वो अब 2017 में नई राष्ट्रीय जो आपकी हेल्थ पॉलिसी आई है, यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो आपकी आई है, इसमें कुछ नए लक्ष्य रखे हैं, उनके बारे में ऊपर हम चर्चा करेंगे। उनमें यहाँ पर अब ऐड कर दिया है। यानी आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब दो नजरिए हैं, दो तर्क हैं। पहली बात यह है कि लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि भाई आप ये कर लो, इससे फायदा मिलेगा। लोग अपने आप नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत तो उनके साथ आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशराइज करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं आप बता रहा हूँ, अगर आप सामाजिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, अपने आसपास जो चीजें हैं उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आप देखते होंगे जो लोग ये बार बार कहते हैं गरीब लगातार गरीब बनता जा रहा है, क्यों बनता जा रहा है, उसका रीजन है भाई। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक जॉब करने वाला व्यक्ति, आप देखिए कंपेयर करना, कभी भी आप समय मिले तो इन सब चीज़ों का कंपेयर किया कीजिए, सोचा कीजिए कि गरीब लगातार गरीब क्यों होता जा रहा है और जो व्यक्ति समृद्ध है, पढ़ा लिखा है, वो लगातार आगे बढ़ता क्यों चला जाए। उसका रीजन यही है क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति, जैसे मेरी कुछ अपने ग्रुप में सर्किल में फ्रेंड वगैरह हैं, तो मैंने ये देखा है अच्छी खासी सैलरी है, लगभग मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों की सैलरी लगभग 1.5 लाख से ऊपर निकल के जा रही है। यानी मेरे अपने सर्कल यानी जो भी फ्रेंड के सर्कल वगैरह हैं उनमें अगर देखें तो उनकी सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बच्चे से ज़्यादा नहीं किया है, या किसी के 2 बच्चे हैं। सबका कहना यह है कि भाई आज के समय में सबसे ज़्यादा बच्चों की शिक्षा पर फोकस करना है, हमें यहाँ पर क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, बल्कि जो है इनकी क्वालिटी पर जोर देना है। यानी कि जितने ज़्यादा ये लोग तकनीकी रूप से या जितने ज़्यादा शिक्षा की दृष्टि से संपन्न हो जाएंगे, उतना ही इनका करियर ब्राइट रहेगा। जबकि गरीबों में क्या है, गरीबों में उन्हें टेंशन नहीं है, उन्हें मालूम है सब कुछ सरकार कर रही है, सब कुछ करेगी सरकार करेगी। तो सरकार करेगी तो वो ये लाइन लगती चली जाती है कि 6-6, 7-7 बच्चे हैं, यानी जो एक दिहाड़ी मजदूर है, 300 रुपये मजदूरी कमाने वाला व्यक्ति है, उसके 6-7 बच्चे होंगे तो कहाँ से विकास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भी फोकस देना पड़ेगा। ये वोट बैंक का मामला नहीं है। आपने देखा होगा कि कभी भी इस पर जब इस मुद्दे पर बात होती है तो लोग इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ देते हैं, ये गलत है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें जो है पीछे की ओर धकेल रही हैं। आप समझ लीजिए, एक ओर तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं जो लगातार संख्या घटाने की बात कर रहे हैं, एक ओर तो ऐसी जनसंख्या है जो जिसे
जिसके पास संसाधन भी नहीं है फिर भी वो सुधरना नहीं चाह रही है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए कठोर उपाय अपनाने भी चाहिए। गलत नहीं है, इनके लिए कठोर उपाय अपनाने भी चाहिए, ताकि इसमें कहीं ना कहीं जो लगातार जो वृद्धि आपको देखने को मिल रही है और इस वृद्धि की वजह से संकट क्रिएट हो रहे हैं, जैसे रोजगार के संकट है, बेरोजगारी का एक संकट है, कहीं ना कहीं आप कोई महामारी जब फैलती है तो बड़ा स्थिति विस्फोटक हो जाती है, तो ये सब संकट कहीं ना कहीं रोके जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी यहाँ पर सॉफ्ट नेचर के साथ साथ थोड़े से यहाँ पर अपने हार्ड नेचर को भी लाना पड़ेगा, यानी कठोर कदम भी उठाने चाहिए। इसके लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अब आपकी राय क्या है ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी राय यहाँ पर इसके लिए यही है। यहाँ पर जनसांख्यिकी यानी भारत की जनसांख्यिकी संक्रमण के बारे में बताया गया है। 1991 के बाद से आप देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि दर में समय गिरावट आई है, यानी वृद्धि दर हमने बताया वृद्धि दर जो निकाली जाती है उसमें गिरावट आई है। 1990 में एक महिला जो थी औसतन रूप से 3.8 बच्चों को जन्म देती थी। वर्तमान 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एक महिला 2.7 बच्चे महिला पैदा कर पा रही है। हालांकि जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी देखी गई है, लेकिन फिर भी जनसंख्या हमारे यहाँ लगातार तीव्र गति से बढ़ रही है और ये अनुमान है 2050 तक हमारे देश की जनसंख्या जो है 1.6 अरब तक ये पहुंचने वाली है। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब आपकी 2017 की जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं वो आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, जैसे बताया गया है कि नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से GDP के 2.5% तक बढ़ाना। ठीक है, वर्तमान में GDP का 1.04% जो आपके स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है, तो ये अपेक्षा की गई है कि आगे चलकर इसमें 2.5% खर्च करेंगे। GDP का 2.5% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी जो आपकी 67.5% है, 67.5% है, 2025 तक इसे 70 वर्ष तक बढ़ाना है। तो ऐसे करके यहाँ पर बताए गए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट है, कुल प्रजनन दर, इसमें कमी लेकर आना है। तो ऐसे करके आपके यहाँ पर तमाम इसमें बताए गए हैं। यहाँ पे करंट का इश्यू है, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर पूरा बताया गया है, डिटेल में बताया गया है कि कितना कितना यहाँ रखा गया है टारगेट। तो मैं आराम से यहाँ स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप ये पूरा ये पढ़ लेना। ठीक है, इसमें मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ सारे फैक्ट ही फैक्ट हैं। आप एक बार सरसरी नज़र से यहाँ पर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि करंट का इश्यू है तो आपको यहाँ पर पढ़ना अपने आप पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सोशियोलॉजी वाला चैप्टर नंबर 2 कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखिए, सामाजिक मुद्दे जो होते हैं उन पर विचार विमर्श किया कीजिए। मैंने लगातार ये बात कहता हूँ, अपने इर्द गिर्द जो समाज है उसका अध्ययन किया कीजिए, ऑब्जर्वेशन किया कीजिए, सोचा कीजिए, समझिए, समझा कीजिए कि क्या रीजन है, क्यों ये इस तरह की जो कठिनाइयाँ हो रही, इस तरह की परेशानियाँ जो क्रिएट हो रही हैं क्यों हो रही हैं, इसका क्या निराकरण निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इन पर विचार करने की जरूरत है। यानी वर्तमान में जो लगातार जनसंख्या जो बढ़ रही है, जिस हद से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यकीन मानिए भविष्य में संकट क्रिएट होने वाला है। रोजगार का संकट सबसे बड़ा संकट होगा आज के समय में। जो आप देख रहे हैं बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन यही है, जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या वास्तव में जनसंख्या एक नियंत्रित दायरे में रहकर बड़ी होती तो आज ये सब संकट हमारे सामने देखने को नहीं मिलते। यानी कि हमारा देश भी एक विकसित देश बन जाता, हमारे देश में भी जो कहीं ना कहीं समृद्धि, खुशहाली, लोगों को रोजगार प्रॉपर रूप में मिल पाता। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श करना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।